हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे विक्टोरियन टाइम पीरियड के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर चार्ल्स डिकन्स की। तो सबसे पहले उनकी बायोग्राफी करते हैं। इनका बर्थ हुआ था 1812 में पोर्टिशिया, इंग्लैंड में। इनके पेरेंट्स थे एलिजाबेथ, इनकी मदर का नाम था, और जॉन डिकन्स जो क्लर्क थे, इनके फादर का नाम था। इनकी डेथ हुई थी 1870 में इन हिगम, इंग्लैंड में। और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं जिनके लिए ये काफ़ी फेमस हैं, 1839 में आया था ओलिवर ट्विस्ट अ क्रिसमस कैरोल, ये बहुत फेमस है। काफ़ी सारे डायरेक्टर ने इस पे अपना अपना वर्जन टीवी के लिए ये इन्होंने लॉन्च किया था। 3-4 वर्जन आए हैं इसके क्रिसमस कैरोल के। डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी वाइफ का नाम था कैथरीन होगार्थ और चार्ल्स डिकन के 10 बच्चे थे। इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं थी। ये इनकी फ़ोटो है चार्ल्स डिकन की। चार्ल्स डिकन द ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवेलिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, अ मोरलिस्ट, सटायरिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर। इनके जो वर्क थे उनमें सोसाइटी में जो भी बुराइयां थी उनका पूरा एक तरह से जैसे बोलते हैं ना कि लिटरेचर इज़ अ मिरर ऑफ सोसाइटी, पूरा वो मिरर की तरह दिखाया गया है सारी बुराइयों को जो भी सोसाइटी में उस टाइम चल रही थी। डिकन्स क्राफ्टेड कॉम्प्लेक्स प्लॉट एंड स्ट्राइकिंग कैरेक्टर्स दैट कैप्चर द पैनोरमा ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। डिकन्स नोवेल क्रिटिसाइज द इनजस्टिस ऑफ हिज टाइम। तो उस टाइम क्या इनजस्टिस था, वेल्थ की वजह से जो क्लासेस में डिफरेंस था, अपर क्लास लोअर क्लास, तो कैसे अपर क्लास के लोग जो लोअर क्लास के लोग थे उनको परेशान करते थे, उनके साथ ब्रूटल ट्रीटमेंट करते थे। स्पेशली द ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर इन अ सोसाइटी शार्पली डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ वेल्थ, बट ही रिप्रेजेंट्स दिस क्रिटिसिज्म थ्रू द लाइव्स ऑफ कैरेक्टर्स दैट सीम टू बी लाइव एंड ब्रीथ। तो ये ऐसे या लिख के या कोई भी पैम्फलेट पब्लिश करके उसमें सोसाइटी में जो बुराइयां थी उनको क्रिटिसाइज नहीं करते थे। एक स्टोरी लिखते थे जिसमें कैरेक्टर के थ्रू वो पूरी उनकी लाइफ को प्रेजेंट करते थे, जैसे ऐसे लग रहा था कि ये लाइव कैरेक्टर हैं। 20th century poet and critic T.S. Eliot wrote, Dickens' characters are real because there is no one like them. Dickens established the method of first publishing novel in serial installment in monthly magazine. इसमें क्या था कि जैसे नोवेल था, उन्होंने नोवेल लिखना शुरू किया, लेकिन पूरा नोवेल एक बुक फॉर्म में एक साथ पब्लिश नहीं किया। जो मैगजीन्स होती थी उनमें जैसे मंथली मैगजीन हो गई, वीकली हो गई, उसमें ये एक उसका एक पार्ट लिखते थे, एक चैप्टर लिखते थे। फिर नेक्स्ट में जब जो भी जर्नल में मैगजीन में जो मंथली या वीकली या 15 डेज पे आती थी, तो अगले वाली में फिर उसका चैप्टर 2 होता था, फिर चैप्टर 3, इस तरह से इंस्टॉलमेंट में था। तो इससे क्या होता था कि उनका जो वर्क है वो लार्जर ऑडियंस तक पहुंचता था। बुक खरीदने में काफ़ी पैसे लगते हैं और हर कोई क्लास जैसे लोअर क्लास है वो बुक तो परचेज नहीं कर सकती, लेकिन ये मैगजीन्स में आते हैं तो ये वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए इन्होंने ये तरीका अपनाया था और काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ था। दिस फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन सून बिकेम पॉपुलर विद अदर राइटर्स इन द ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। द फैमिलीज इंक्रीजिंग पॉवर्टी फोर्स डिकन आउट ऑफ स्कूल एट द एज ऑफ 12। इनके फादर थे वो क्लर्क थे, लेकिन काफ़ी इन पे कर्जा हो गया था जिसकी वजह से उनको जेल हो गई थी। और जेल में चले जाने की वजह से काफ़ी फैमिली काफ़ी गरीब हो गई थी और इनको स्कूल से बाहर निकाल लिया था एज ऑफ 12 में। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि वारंस ब्लैकिंग वेयर हाउस, एक वेयर हाउस था वहाँ पे, शू पॉलिशिंग फैक्ट्री थी, उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया। ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत बुरा था। वहाँ पे जो दूसरे बॉयज़ थे वो इनका मजाक उड़ाते थे, द यंग जेंटलमैन। और इनके फादर को जेल हो गई थी कर्जे की वजह से। जो ह्यूमिलिएशन थी इनके फादर की इम्प्रिजनमेंट की वजह से, और जो लेबर या जो वर्क इनको उस फैक्ट्री में करना पड़ा था जहाँ पे जो बॉयज़ थे वो इनका मजाक उड़ाते थे, तो वो डिकन के लिए एक ग्रेटेस्ट वाउंड बन गया था एंड बिकेम हीज डीपेस्ट सीक्रेट। एक ऐसा सीक्रेट था जो इन्होंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, अपनी वाइफ के साथ भी नहीं, ऑल्दो दे प्रोवाइड द अनएक्नोलेज्ड फाउंडेशन ऑफ हिज फिक्शन। तो उनका जो फिक्शन वर्क है, जितने भी नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं, किसी न किसी में इन्होंने अपनी उस तकलीफ को प्रेजेंट किया है। He taught himself shorthanded to get an even better job later as a court stenographer and as a reporter in parliament. एट द सेम टाइम डिकन तो ये एक तरह से रिपोर्टर थे, तो रिपोर्टर का यही काम होता है कि अपनी पूरी नज़र रखे आसपास क्या हो रहा है, कोई कॉमिक सीन है या कोई ओड हो रहा है, तो ये उनके स्केच बना लेते थे। और जो जितनी भी उस टाइम पब्लिशिंग हाउस थे जो मैगजीन्स पब्लिश करते थे, ये अपने स्केच उनको भेजते रहते थे। तो एक बार इन्होंने देखा कि इनका एक स्केच है, अ डिनर एट पॉपुलर वॉक, ये पब्लिश हुआ है मैगजीन में, द मंथली मैगजीन में। उन देखकर मतलब अपने वर्क को मंथली मैगजीन में देखकर 1833 में इनकी आंखों से आंसू आ गए थे। फ्रॉम देन ऑन हिज स्केचेस विच अपीयर्ड अंडर द पेन नेम बोज इन द इवनिंग क्रॉनिकल, उसके बाद जो इनके स्केचेस थे वो इवनिंग क्रॉनिकल में पब्लिश हुए थे।
और उसके लिए इनका पेन नेम था बोज। ये अपने चार्ल्स डिकन नेम से नहीं लिखते थे, बोज नेम से लिखते थे। अर्न हिम अ मोडेस्ट रेपुटेशन। बोज ओरिजिनेटेड एज अ चाइल्डहुड निक नेम फॉर डिकन्स यंगर ब्रदर ऑगस्टस। तो बोज नाम इन्होंने कहाँ से लिया? इनका जो यंगर ब्रदर था ऑगस्टस, उसका घर पे निक नेम था बोज। डिकन बिकेम अ रेगुलर विजिटर एट द होम ऑफ होगार्थ, जॉर्ज होगार्थ, एडिटर ऑफ द इवनिंग क्रॉनिकल। इवनिंग क्रॉनिकल में इनके स्केचेस पब्लिश हो रहे थे। तो उनकी जो एडिटर थे जॉर्ज होगार्थ, उनके घर पे इनका रेगुलर विजिट हो रहा था। तो उनकी बेटी थी कैथरीन, तो उसके साथ बाद में इनकी इंगेजमेंट हो गई, इनकी शादी हो गई। और जो स्केचेस collected sketches, publication of the collected sketches by Bose in 1836 gave Dickon sufficient income to marry Catherine Hogarth that year. The marriage proved unhappy. 10 बच्चे थे लेकिन इनकी मैरिज थी वो रिलेशनशिप में कोई अंडरस्टैंडिंग प्यार या कोई कंपेनियनशिप जैसा नहीं था, बस जैसे मैरिज चलती है वैसे चल रही थी, दोनों हैप्पी नहीं थी उस मैरिज में। Soon after sketches by Bose appeared, the fledgling publishing firm of Chapman and Hall approached Dickon to write a story in monthly installment. तो बाद में उस टाइम ये फेमस जर्नल था, पब्लिकेशन हाउस था चैपमैन एंड हॉल, उन्होंने इनको अप्रोच किया और स्टोरी लिखने के लिए बोला मंथली इंस्टॉलमेंट में। जो स्केचेस बाय बोज है वो कितने टोटल कितने स्केच थे? 56 थे और 4 सेक्शन में डिवाइड थे। और सेक्शन कौन कौन से थे? अवर पैरिश, और दूसरा था सीन्स, तीसरा कैरेक्टर, और चौथा टेल्स। The comic novel The Posthumous Papers of the Pickwick Club appeared in serial in 1836 and 37. फिर उनके पास जो नॉवल था Posthumous Papers of Pickwick Club, ये सीरियली आया था इंस्टॉलमेंट में ही, जैसे पहले स्केचेज आए थे, और बाद में बुक फॉर्म में ये आया था द पिकविक पेपर्स के नाम से आया था 1837 में। इनके सारे वर्क हैं ऑलमोस्ट सारे इसी से हैं, पहले सीरियली पब्लिश हुए मैगजीन में, चाहे वो मंथली है चाहे वो वीकली है, और उसके बाद ये वीक में 2 टाइम्स आ रही है, और बाद में वो बुक फॉर्म में पब्लिश हुए थे। डिकन पब्लिश 15 नॉवेल्स, वन ऑफ विच वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड एट हिज डेथ। तो डेथ की वजह से वो अनफिनिश्ड रह गया था। इन्होंने 15 नॉवेल्स लिखे हैं। दीज नॉवेल्स आर इन ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन विद सीरियलाइजेशन डेट्स गिवन फर्स्ट। तो इसमें क्या ये पहले वाली डेट है वो सीरियलाइज होने की डेट है, कोई 1 साल तक सीरियलाइज हुआ, कोई 6 मंथ तक, कोई 2 ईयर्स तक, और जो लास्ट में लिखी है वो पब्लिकेशन पूरा वर्क एक साथ पब्लिश हुआ। द पोस्टह्यूमस पेपर्स ऑफ पिकविक क्लब, उसके बाद एडवेंचर ऑफ ओलिवर ट्विस्ट, द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ निकोलस निकलवाई, द ओल्ड क्यूरोसिटीज शॉप, बैरन बाय रूज, डोमियनसन, द पर्सनल हिस्ट्री ऑफ डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, लिटिल डोरिट, अ टेल ऑफ 2 सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, आवर म्यूचुअल फ्रेंड, और जो लास्ट था द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ये अनफिनिश्ड रह गया था 1817 में। आफ्टर पिकविक डिकन प्लंज्ड इनटू अ ब्लीकर वर्ल्ड। इन ओलिवर ट्विस्ट ही ट्रेसेस एन ऑर्फन्स प्रोग्रेस फ्रॉम द वर्क हाउस टू द क्रिमिनल स्लम ऑफ लंदन। तो ओलिवर ट्विस्ट में इन्होंने क्या दिखाया कि एक ऑर्फन था जो वर्क हाउस में काम करने के लिए था और कैसे वो एक क्रिमिनल स्लम में पहुंच जाता है लंदन की। निकोलस निकलवाई में इन्होंने दिखाया है, इज नेक्स्ट नॉवल जो है, कंबाइन द डार्कनेस ऑफ ओलिवर ट्विस्ट विद द सनलाइट ऑफ पिकविक। रास्केलिटी एंड क्राइम आर पार्ट ऑफ इट्स जुबिलियंट मिर्थ। उसके बाद ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप, ये बहुत ही सेंटिमेंटल वर्क है। इसमें एक चाइल्ड हीरोइन होती है 10 और 12 ईयर की लड़की, लिटिल नेल, उसका नाम होता है नेल, तो उसकी डेथ हो जाती है। डिकन्स ने ब्रोक हार्ट्स, ये जो ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप है, ब्रोक हार्ट्स अक्रॉस ब्रिटेन एंड नॉर्थ अमेरिका व्हेन इट फर्स्ट अपीयर्ड। Later readers, however, even found it excessively sentimental, especially the pathos surrounding the death of its child heroine Little Nell. तो सबको हिला के रख दिया था, बहुत ही सेंटिमेंटल स्टोरी थी। डिकन्स नेक्स्ट 2 वर्क प्रूव्ड लेस पॉपुलर विद द पब्लिक। उसके बाद इनका आया बैरन बाय रूज, डिकन्स फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवल, रिवॉल्व अराउंड एंटी कैथलिक रायोट्स दैट ब्रोक आउट इन लंदन इन 1780 में। द इवेंट्स, उसके बाद का वर्क है द इवेंट्स इन मार्टिन चुजलविट, ये इनके बाद का वर्क है, बिकेम ए व्हीकल फॉर द नॉवेल्स थीम सेल्फिशनेस एंड इट्स इविल। इसमें क्या है? सेल्फिशनेस और इविल। जो चुजलविट फैमिली होती है वो काफ़ी ग्रीड और सेल्फ इंटरेस्ट वाली होती है। डिकन रोट इट आफ्टर अ ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1842 जब इनका यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ट्रिप था तो उसके बाद इन्होंने लिखा था ये वर्क। मैनी क्रिटिक्स हैव साइटेड डोम्बी एंड सन एज द वर्क इन विच द डिकन स्टाइल मैच्योर्स। तो जो डोम्बी एंड सन या उसके बाद के वर्क है उस स्टाइल को डिकन का मैच्योर स्टाइल बोला जाता है, कि यहाँ से उनके वर्क में काफ़ी मैच्योरिटी आ गई थी। एंड ही सक्सीड्स इन ब्रिंगिंग मल्टीपल एपिसोड्स टुगेदर इन ए टाइट नैरेटिव।
Set in the world of railroad building during the 1840, Dombey and Son looks at the social effect of the profit-driven approach to business. तो रेल रोड बिल्डिंग था, उसकी की स्टोरी इसमें दिखाई गई है, डोम्बी एंड सन, जो 1840 के आसपास था. द नोवेल वाज इमीडिएटली सक्सेसफुल. डिकन ऑलवेज कंसिडर्ड डेविड, उसके बाद इनका वर्क है डेविड कॉपरफील्ड. डेविड कॉपरफील्ड को ऑटोबायोग्राफिकल भी बोला जाता है और ये चार्ल्स डिकन का खुद का फेवरेट नोवेल है. इन्होंने इस वर्क को सबसे ज़्यादा पसंद किया है. टू बी हिज बेस्ट नोवेल एंड द वन हिज मोस्ट लाइक्ड. द बिगनिंग सीम्स टू बी ऑटोबायोग्राफिकल विद डेविड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रिकॉलिंग डिकन्स ऑन इन द ब्लैकिंग फैक्ट्री. तो इन्होंने भी जो शू फैक्ट्री थी, शू पॉलिश की, वहाँ पे काम किया था. द यूनिफाइंग थीम ऑफ द बुक इज़ द अनडिसिप्लिन्ड हार्ट ऑफ द यंग डेविड विच लीड्स टू all his mistakes, including the greatest of them his mistaken first marriage. उसके बाद ब्लीक हाउस और लिटिल डोरिट, ये इस तरह की वर्क हैं जो सटायरिस्ट और सोशल क्रिटिक एक तरह से बोल सकते हो, क्योंकि इसमें जो कोर्ट है उसमें डिले, जस्टिस डिले होता है, उसी को दिखाया गया है. कोर्ट के आसपास की स्टोरी है ब्लीक हाउस में. और इसी तरह से जो लिटिल डोरिट है वो इज़ द जेल. Dickens' memory of his own father's time in debtor's prison add an autobiographical touch to the novel. Little Dorrit also contains Dickens' invention of the circumlocution office, the archetype of all bureaucracies where nothing ever gets done. तो ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है या जो कोर्ट है, इसमें कुछ भी ओवर नहीं होता है, जस्टिस डिले, बहुत डिले होता है, कुछ भी जल्दी से डन नहीं होता है, बस सर्कुलर सिस्टम में, सर्कुलर लीगल सिस्टम में घूमता रहता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो जस्टिस बहुत डिले होता है. डिकन ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड द वे इन विच आर्ट मेक्स मीनिंग एंड द वर्किंग ऑफ हिज ओन नैरेटिव स्टाइल. उसकी बात आता है टेल ऑफ टू सिटीज़. इसमें कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सी 2 सिटीज़ की बात की गई है. तो लंदन और पेरिस, दो कौन सी सिटी है, लंदन है और एक है पेरिस. और सेटिंग इसकी कहाँ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 से 1799 तक चला था. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसकी सेटिंग है. और 2 सिटीज़ कौन सी है, लंदन एंड पेरिस. The successful tale of 2 cities was soon followed by Great Expectation, which marked a return to the more familiar Dickensian style of a character-driven narrative. Its main character, Pip, tell his own story. Pip, Great Expectation, are lead an ideal life of luxury. Through Pip, Dickens exposes that ideal is as false. उसके बाद आता है डिकन्स लास्ट कंप्लीट नोवेल इज़ द डार्क एंड पावरफुल आवर म्यूचुअल फ्रेंड. ये इनका लास्ट कंप्लीट नोवेल था. इसके बाद जो था एडविन ड्रूड था, वो इनकम्प्लीट था. और म्यूचुअल फ्रेंड है, आवर म्यूचुअल फ्रेंड, ये है अ टेल ऑफ ग्रीड एंड ऑब्सेशन. इट टेक्स प्लेस इन एन इल लिट एंड डर्टी लंदन विच इमेजेस ऑफ डार्कनेस एंड डीके थ्रू आउट. ओनली 6, जो एडविन ड्रूड था उसके 12 पार्ट इन्होंने लिखने का प्लान किया था, लेकिन 6 ही कंप्लीट कर पाए थे, बाद में इनकी डेथ हो जाती है. The end of Dickens' life was emotionally scared by his separation from his dutiful wife. तो इनका सेपरेशन हो गया था अपनी वाइफ से. इनका इन्वॉल्वमेंट एक यंग एक्ट्रेस के साथ माना जाता था, एलन टर्नर, जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ, कैथरीन इनको काफ़ी बोर लगती थी, डल लाइफ लगती थी उसके साथ इसकी, तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी. Dickens' love for the theatrical makes his work lend themselves रेडिली टू मीडिया अडेप्टेशन. तो डिकन्स के वर्क है उनको मीडिया ने काफ़ी अडेप्ट किया, जैसे टीवी शोज़ के लिए या मूवीज़ के लिए. तो क्रिसमस कैरोल है, उसको डिफरेंट राइटर्स ने अपना अपना वर्जन, इस क्रिसमस कैरोल को अडेप्ट करके अपना अपना वर्जन निकाला था. एक स्क्रूज आया था पहले, फिर उसके बाद जैसे डायरेक्टर वॉल्टर बूथ ने किया था पहले, उसके बाद एडविन एल मार्टिन ने किया था. उसके बाद क्रिसमस कैरोल 1901 में, फिर 1938 में, फिर 1951 में, डायरेक्टेड बाय बैरी एंड डेसमोंड हार्ट एंड स्टारिंग एलेस्टर सिम. तो इसमें डायरेक्टर कौन सा है और कौन से एक्टर ने काम किया था, मतलब स्टार कास्ट किसको किया गया था, उसका लिखा हुआ है. लेटर प्रोडक्शन टाइटल स्क्रूज्ड, जो 1988 में आया था, वाज डायरेक्टेड बाय रिचर्ड डोनर. फिर इनका वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जो 1946 में आया था. उसके बाद द फिल्म ओलिवर, और ये ओलिवर ट्विस्ट पे बेस्ड है. इसको किसने डायरेक्ट किया था, कैरोल रीड ने, और उसने 6 एकेडमी अवार्ड जीते थे. नाउ डेज पीपल आर प्रोबेबली मोर फेमिलियर विद द मैनी BBC टेलीविजन मिनी सीरीज प्रोडक्शन ऑफ डिकन्स वर्क. तो BBC ने भी इसके काफ़ी मिनी सीरीज प्रोड्यूस की है डिकन्स के वर्क पे. तो चार्ल्स डिकन की बायोग्राफी कंप्लीट हो गई है, इनके वर्क्स कंप्लीट हो गए हैं. जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनको हम सेपरेट वीडियो में 1 by 1 डिटेल में करेंगे. जो भी 4-5 नॉवल इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको, जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशन है,
या अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है, हार्ड टाइम्स है इनको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।